दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों के ऊपर यानी कि नरसिम्हा कमेटी 2 बैंकिंग रिकमेंडेशंस जो है, जो हमारी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर है, और ये हमारी 1998 में आई थी। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसने इस कमेटी के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जो उसने कब किया था, 26 दिसंबर 1997 को, कि उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यानी कि कुछ उसको कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर्स चाहिए थे एक तरह से। ठीक है, आप इजी लैंग्वेज में समझो। तो एक बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ने, कमेटी ने उसके लिए कुछ अपनी रिपोर्ट सबमिट की फाइनेंस मिनिस्टर को। कब? 23 अप्रैल 1998 में, जिसमें उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को इस्टेब्लिश करना, स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनको एफिशिएंट बनाना है, उनको प्रॉफिटेबल बैंकिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो सिस्टम एक्सेप्ट भी हुआ। पहले तो इन्होंने कमेटी ने, जो नरसिम्हा कमेटी 2 है, इन्होंने क्या मेन रिकमेंडेशंस दी। इन्होंने रिकमेंडेशंस दी कि हमें ना पहले तो बैंकिंग सेंटर्स की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहिए कि बैंक्स के पास कितनी एसेट्स हैं, बैंक्स की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, बैंक्स के कितने नॉर्म्स हैं, कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, सब हमें मेजर करना चाहिए। सेकेंड, हमें उसके सिस्टम और मेथड्स को के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। थर्ड, हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। और ये हमें 5-6 रिकमेंडेशंस दिए, जो हम सीधा पॉइंट्स में देखते हैं। सबसे पहले हमें बताया, रेकमेंड किया गया कि हमें उसकी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, यानी कि कितनी कैपिटल है, कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ये वगैरह। सबसे पहले कैपिटल देखते हैं। टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, कमेटी ने क्या रेकमेंड किया गवर्नमेंट को कि हमें उसकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, उसको बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा, दिस वुड ऑल्सो इम्प्रूव, जो उनकी, इससे क्या होगा, जो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो कमेटी ने टारगेट किया कि जो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, वो 8% से बढ़ के 10% हो जाए। ठीक है, रेजिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू 10% फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल 8%। 8% से बढ़ाकर उसको 10% कराने पे कमेटी ने जोर दिया। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फर्स्ट ये इंक्रीज की। सेकंड, उन्होंने मेजर किए कि कंपनी, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर्स के पास एसेट्स की क्वालिटी क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं, कि डायरेक्ट जो उधार देने वाले एसेट्स क्या हैं। तो कमेटी ने यहाँ पे पहले तो रेकमेंड किया कि हमारे जो भी, सीधा ही हम लोग ना ऐसे करते हैं, जो पैसे नहीं आ रहे उनको सीधा ही डाउटफुल कंसीडर कर देते हैं। तो कमेटी ने ऐसे यहाँ पे रेकमेंड किया कि कोई भी चीज़ तब तक हम लोग डाउटफुल कंसीडर नहीं करेंगे जब तक उसके 18 मंथ्स नहीं हो जाते। यानी कि 18 मंथ्स तक उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट, कोई भी पेमेंट नहीं की गई, तब जब तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं आ जाती, यानी कि 18 मंथ्स तक कुछ भी उसके अंदर मूवमेंट नहीं हुई, तब तक हम लोग उसको डाउटफुल कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम लोग 18 मंथ्स तक उसकी कोई भी होती, मतलब हलचल नहीं होती, तो हम लोग उसको लॉस कंसीडर कर लेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो हमारा लॉस है, पर फिर भी हम लोग उसको रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं कि वो हमारा एक्चुअल में लॉस है, क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट एसेट हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। तो कमेटी ने यहाँ पे सेकेंड रेकमेंड क्या किया, कमेटी रेकमेंड दैट द जो ऑब्जेक्टिव है शुड बी टू रिड्यूस द, कमेटी ने यहाँ पे रेकमेंड किया कि हमारा यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिड्यूस करने का है। तो जो बैंकिंग सेक्टर्स ने पहले उसको 5% से रिड्यूस 5% तक लेके आए, रिड्यूस करके 2000 तक। उसके बाद उन्होंने उसको रिड्यूस किया 3% तक, 2002 तक वो 3% रह गया था, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आने वाले फ्यूचर ऑफ ईयर्स में वो 3% से 0% पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड कमेटी ने इसी के अंदर क्या रेकमेंड किया कि गवर्नमेंट को एडवांस गारंटी, जो गवर्नमेंट हमें एडवांसेस देती है, जो गारंटी करती है कि वो एडवांसेस देगी, वैसे ही गवर्नमेंट को नॉन प्रॉफिट एसेट्स को भी गारंटी करना चाहिए, और उनको सेपरेटली एक, कहते हैं कि फुल्लर डिस्क्लोजर करके उसको शो भी करना चाहिए, ताकि उसके बारे में भी पता चले। क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में किसी को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो कहीं पे भी शो नहीं किए जाते। ठीक है, और बैंक्स को ये भी रेकमेंड किया कि अगली बार से कोई भी फ्रेश लोन देने से पहले, कहीं पे भी पैसे फंसाने से पहले 100 बार सोचिए। और अगर आपको कोई भी कस्टमर ट्रबल वाला लग रहा है, जो लग रहा है कि फ्यूचर में जाके पैसे रिटर्न नहीं करेगा, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अवॉइड करें।
ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन क्या थी, प्रूडेंशियल नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब इन कमेटी ने क्या रेकमेंड किया कि हमारी जो भी इनकम्स होती हैं वो हम लोग, अगर हमें तो कंटिन्यूसली हर मंथ पैसे आ रहे हैं तो वो हमारी इनकम है, पर अगर उसकी कई इंस्टॉलमेंट आनी जैसे कि बंद हो गई, यानी कि लास्ट 180 डेज से हमें उसकी कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, ठीक है, तो हम लोग उसका क्या करेंगे, तो कमेटी ने वहाँ पे रेकमेंड किया कि हमें पहले तो इसकी लिमिट जो है 180 डेज से रिड्यूस करके 90 डेज कर देनी चाहिए, ठीक है, जो कि 2002 में हो भी गई थी। बाद कमेटी ने क्या कहा कि एट प्रेजेंट इंडिया में कोई भी जर्नल प्रोविजन स्टैंडर्ड एसेट के ऊपर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कमेटी ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि हमें इसको 1% रखना चाहिए, एटलीस्ट जर्नल प्रोविजन को स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर 1% तो एटलीस्ट होना चाहिए, और आरबीआई को भी इसको कंसीडर करना चाहिए। अगर हम लोग इसको रेकमेंड कर रहे हैं तो आरबीआई भी प्लीज़ इसको कंसीडर करे एज अ इंट्रोडक्शन फेस मैनर ही सही, इसको लेके चलना है। ये फर्स्ट थी, यहाँ पे ये सेकंड जो रिकमेंडेशन दी, यहाँ पे थर्ड क्या दी, और कमेटी ने मेंशन किया कि अगर इन केस कोई फ्यूचर में लोन देते हैं तो जो भी इनकम रिकॉग्नाइज की गई है या कोई भी एसेट क्लासिफाई किया गया है या कोई भी प्रोविजन नॉर्म्स है, उनको भी गवर्नमेंट वैसे ही अप्लाई करे जैसे गवर्नमेंट अपने गारंटी किए गए एडवांसेस को अप्लाई करती है, या सेम मैनर में वैसे ही उनको भी अप्लाई किया जाए। ये नहीं है कि उनके लिए कोई और तरीका अपना रही है और अपने प्रॉमिस किए गए चीज़ों वादों को पूरा करने के लिए कोई और तरीका, तो सेम तरीके से उनको भी मेंशन किया जाए, तो ये कमेटी ने रेकमेंड किया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, कमेटी ने रेकमेंडेशन दी कि हमें बैंक्स के मेथड और बैंक्स के सिस्टम को भी इम्प्रूव करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ सिस्टम्स बताए। कमेटी ने रेकमेंड किया कि बैंक्स को जो उनका ऑपरेशनल कमेटी रेकमेंड दैट बैंक शुड अडॉप्ट द रिवाइज ऑपरेशनल मैनुअल्स एंड अपडेट, उनको अपडेट रेगुलरली करना चाहिए, एंड इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर की ज़रूरतें क्या है, कस्टमर एक्चुअल में बैंक से चाहता क्या है। नंबर 2, कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, उसको बैंक्स में लेके आना चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में आईटी सिस्टम को, ये बहुत ज़रूरी है बैंकिंग की लाइन में। तो आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टम बैंक्स में आ चुका है, पर ये हम लोग पुरानी बात करें 1998 का सिस्टम है ये, जब कमेटी ये लागू होने वाली थी, तो तब की बात है ये, तब के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद थर्ड, कमेटी को ये फील हुआ कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू इंश्योर दैट कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए, ताकि वो मैनेजरियल रेमुनरेशन लेवल को डिटरमाइन कर सकें, ताकि वो मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग खुद को मतलब चेंज कर सकें। उसके बाद ये हो गया इम्प्रूवमेंट इन बैंकिंग सिस्टम और मेथड। थर्ड, उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें बैंकिंग के स्ट्रक्चरल में भी चेंजेस लाने चाहिए, स्ट्रक्चर को भी चेंज करना चाहिए। जैसे कि कमेटी ने रेकमेंड किया कि जैसे बैंक्स को चेंज करने वाला सिस्टम होता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने कहा कमेटी ने कि जो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, कुछ टाइम के बाद इसको भी अपने आप को एक बैंक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, जो कि इसके लिए फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि आगे चल के सिर्फ 2 ही फॉर्म्स बचेंगी बैंक्स की, एक तो हो गई बैंकिंग कंपनीज और एक हो गई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो अगर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट खुद को बैंकिंग का लाइसेंस नहीं देती है, तो आने वाले समय में वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगी। तो कमेटी के व्यू में ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि वो बैंक्स के डेवलपमेंट पे काम करती है, तो उसको बैंक्स की लाइन में आना चाहिए, क्योंकि वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट है। आप लोग नाम से समझ सकते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो फाइनेंस को वो डेवलप करने में हेल्प करती है, तो वो एक्चुअल में बैंकिंग का एक बेसिक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, तो उसको बैंक्स में इंक्लूड होना चाहिए। और कमेटी के नज़रिए में कमेटी इज़ ऑफ द व्यू दैट जो फॉरेन बैंक्स हैं उनको भी अलाउ किया जाना चाहिए, ताकि वो इंडिया के अंदर अपनी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स को ले सकें। उसके बाद आरबीआई तो आपको पता है जब सब कुछ ही उनके हवाले कर रही है, बैंक्स के हवाले की, बैंक्स अपने सारे जो भी डिसीजंस है खुद लेंगी, तो आरबीआई ऑब्वियस है उनमें अब ऑनर नहीं होगी, तो आरबीआई शुड नॉट बी द ऑनर ऑफ एनी अदर बैंक इन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या दी, रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू रेगुलेशन एंड सुपरविजन की, रेगुलेशन एंड सुपरविजन के ऊपर उसने रिकमेंडेशन दी। कमेटी इज ऑफ द व्यू दैट कि बैंक्स
शुड बी रिक्वायर्ड टू पब्लिश, कि बैंक्स को हाफ ईयरली एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अपनी जो है पब्लिश करनी चाहिए 2 पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर उसको अपनी जर्नल डिस्क्लोजर देना चाहिए, जिसके अंदर वो अपनी एक जो समरी प्रोवाइड करेंगे अपने पीरियड के अंदर कि उन्होंने क्या क्या काम किया। उसके अंदर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी, उनकी कैपिटल एडिक्वेसी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, बैंक्स की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, और जो भी अदर एक्शन उन्होंने लिया वो सब कुछ फर्स्ट पार्ट के अंदर इंक्लूड होगा। और सेकंड डिस्क्लोजर के अंदर वो ब्रीफ इंफॉर्मेशन देंगे कि जैसे उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। उसके बाद ये तो फर्स्ट रिकमेंडेशन यहाँ पे दी कंपनी ने रेगुलेशंस के बारे में। सेकंड, कंपनी ने सुपरविजन्स के बारे में कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो भी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ रेगुलेशन है और जो भी सुपरविजन है जो भी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे कमेटी ने सजेस्ट यानी कि रेकमेंड किया कि जो भी कंपनीज हैं या बैंक्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, जिसमें उनके रूल्स वगैरह सब कुछ डिफाइन होगा उस सिस्टम के अंदर। वो एक सिस्टम होना चाहिए जो उसकी एक्टिविटीज़ को बैंक्स की सुपरवाइज करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को सुपरवाइज करेगा और नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज को भी सुपरवाइज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी कि जो भी उनके लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क्स हैं उनके एस्पेक्ट्स के बारे में, तो कमेटी ने इसके ऊपर भी कुछ सजेशंस दिए। लीगल फ्रेमवर्क के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी लीगल फ्रेमवर्क है उसमें क्लियरली डिफाइन होना चाहिए किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, कितनी पार्टीज है, सब कुछ सर्विस जो भी कस्टमर को स्पीडी सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड किया जाना चाहिए कंपनी के लीगल फ्रेमवर्क में। यानी कि जो कह सकते हैं कंपनी का जो एक प्रोस्पेक्टस होगा, ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो प्रोस्पेक्टस बाय करते हैं ना, वैसे कंपनीज का भी आता है, ठीक है, लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं। उसके बाद सेकंड, कमेटी वुड लाइक टू सजेस्ट टू बैंक्स एफिसेस एंड द प्लेस एंड इफेक्टिव मशीनरी जो है वो भी बैंक्स में जल्दी ही अप्लाई की जानी चाहिए ताकि डेट्स की रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। उसके बाद थर्डली, क्लियरली उन्होंने क्या डिफाइन किया, देयर इज़ नीड फॉर क्लैरिटी, कि उनके जो लॉज हैं बैंक्स के रिगार्डिंग या एविडेंस जो भी वो डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर से निकालते हैं उनके बारे में, तो उसके लिए पहले तो उनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए रिगार्डिंग टू एविडेंशरी, जो भी एविडेंस वो इकट्ठे करते हैं थ्रू कंप्यूटराइज जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उनके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। द कमेटी ने रेकमेंड किया कि जो हमें एक ग्रुप है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए थ्रू आरबीआई, जो कि इसके ऊपर वर्क करेगा, इसके ऊपर डिटेल वर्क करेगा, जो भी इसके मतलब हमारे एविडेंस है उनके ऊपर ध्यान रखेगा, डिटेल में उनके ऊपर सारी छानबीन करेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे उन्होंने उनको सबको इम्प्लीमेंट किया, सर्टेन लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स जो भी दी गई उनको इम्प्लीमेंट किया, सोर्स ऑफ रिकमेंडेशन, और जो भी उनको सही लगा अकॉर्डिंग टू बैंकिंग स्ट्रक्चर उनको अप्लाई कर दिया गया। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए नरसिम्हा कमेटी जो हमारी 2 है इसमें सिर्फ अभी तक हमने रिकमेंडेशंस देखी पर इसकी इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है, तो इसके अंदर आप सिर्फ इसकी रिकमेंडेशंस लिखोगे, इसी के अंदर उन्होंने उसके सुझाव भी बता दिए साथ साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो का जो भी नोट्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर है। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।